क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम अलग से वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितने फॉर्मूले हैं पहले वो देखेंगे हम, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण, F इक्वल्स टू m इंटू ए। इसको आप लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। त्वरण जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। दूसरा फार्मूला है संवेग। संवेग बराबर होता है मास द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग। संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इक्वल टू एम बी। यहाँ पे f जो है वस्तु पर लगा बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है, a वस्तु का त्वरण है, p वस्तु का संवेग है और v वस्तु का वेग है। इस एक्सरसाइज में गति के समीकरण का भी यूज़ होगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है और s जो है तय की गई दूरी है। अभी एक फार्मूला और है जो इम्पॉर्टेंट है। बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। ये है आपका न्यूटन का सेकंड नियम, वहाँ से ये फार्मूला आया है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहाँ पे भी दर शब्द का इस्तेमाल हो, इसका मतलब है कि उसको समय से भाग देना है। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन है और इसमें दर लगा हुआ है, इसका मतलब संवेग परिवर्तन को समय से भाग देना है। तो ये होगा संवेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, संवेग परिवर्तन का मतलब क्या? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। इसको मैं टी मान लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए अंतिम संवेग है mv और प्रारंभिक संवेग है mu, तो mv माइनस mu अपॉन टी। लास्ट है संवेग संघर्षण का सिद्धांत। मैंने यहाँ पे दो वस्तु ली है। पहले वस्तु का द्रव्यमान है m1, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है m2। पहले वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 है और दूसरे का u2 है, दोनों इस दिशा में जा रहा है। u1 u2 से बड़ा है तो कहीं जाके टकराएगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे कहीं m और m2 की टक्कर होती है और टक्कर के बाद दोनों का वेग जो है बदल जाता है। टक्कर के बाद m1 जो पहली वस्तु है उसका वेग v1 हो जाता है और जो दूसरी वस्तु है m2 उसका वेग v2 हो जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है कि टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का जितना संवेग है टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो पहले निकालते हैं टक्कर से पहले का संवेग, कुल संवेग क्या है। तो वस्तु एक का संवेग क्या होगा, m1 इंटू u1 और वस्तु दो का संवेग m2 इंटू u2। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद वस्तु एक की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो v1 हो गई और वस्तु दो की v2 हो गई। तो इसका संवेग m1 v1 और इसका संवेग m2 v2। तो m1 v1 प्लस m2 v2, कुल संवेग यही होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों इक्वल होते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन 5, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। एक ट्रक जो है वो विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़क रहा है। स्टार्ट करता है विरामावस्था से, इसका मतलब उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो u 0 है। समय लिया है उसने 20 सेकेंड, तो t 20 सेकेंड और दूरी तय की है उसने 400 मीटर, तो दूरी 400 मीटर। हमें निकालना है त्वरण। तो गति के दूसरे समीकरण से हम त्वरण निकाल सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
यहाँ पे S भी है, U भी है और T है, A निकल जाएगा तो निकाल लीजिए। 400 इक्वल्स टू U इंटू टी, U 0 है, T 20 है, हाफ इंटू A T स्क्वायर है, T 20 है तो 20 स्क्वायर 4, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 400 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू A इंटू, इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो 200, तो सिंपली ये 400 इक्वल्स टू 200 A, तो यहाँ से A निकल जाएगा 400 अपॉन 200, तो त्वरण जो है वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है, अगर इसका मास 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो हमें फोर्स निकालना है, मतलब बल निकालना है। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 kg, तो जो द्रव्यमान है वो है 7 मीट्रिक टन, ठीक है, मतलब 7000 kg हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मीट्रिक टन 1000 kg है। M पता है आपको, A पता है, बल निकालना है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वस्तु का त्वरण। तो यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास है, वो है 7000 और जो त्वरण है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो जो बल लगेगा वो है 14000 न्यूटन। क्वेश्चन 6, 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान है 1 kg, उसको 20 मीटर पर सेकेंड से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ़ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, घर्षण बल निकालना है पत्थर और बर्फ़ के बीच में। मान लीजिए ये बर्फ़ है, ये झील है, ये झील में ये बर्फ़ जमा हुआ है और ये पत्थर है जो कि हमने फेंका है, ठीक है। पत्थर इस डायरेक्शन में फेंका है हमने, ठीक है, तो जो घर्षण बल है वो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो सॉल्व करते हैं। हमें द्रव्यमान गिवन है, मतलब कि M दिया हुआ है 1 kg, लिख लीजिए। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 मीटर की दूरी जाने के बाद S जो है 50 मीटर है वो रुक जाती है, इसका मतलब अंतिम वेग हो गया 0, ठीक है। तो हमें निकालना है घर्षण बल। बल के लिए क्या चाहिए? द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान तो हमारे पास है, त्वरण नहीं है। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और तय की गई दूरी हमें दिया हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, गति के तीसरे समीकरण से हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे लगाएंगे हम। v क्या है? 0, u है 20, 2 इंटू a हमें निकालना है और s है 50 मीटर। तो ये 0 है, 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया 100 a। इस 400 को इधर भेज दीजिए, तो -400 बराबर 100 a। तो a इक्वल टू -400 बटे 100 क्या हो गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो त्वरण है ये निगेटिव है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये पत्थर इस दिशा में जा रहा है, लेकिन जो घर्षण का बल है वो इस दिशा में लग रहा है, और त्वरण भी इसी दिशा में है, इसलिए वो निगेटिव आया है। ए पता है हमें, मास पता है, घर्षण बल निकल जाएगा। तो लिख लीजिए घर्षण बल मास गुना एक्सेलरेशन। मास है 1 kg, द्रव्यमान है 1 kg और त्वरण है -4। ये क्या हो जाएगा? -4 न्यूटन। ये निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि गति तो इस तरफ हो रही है, लेकिन जो घर्षण बल है वो इस तरफ लग रहा है, इसलिए ये निगेटिव आया। घर्षण बल -4 न्यूटन होगा। एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल, रेल का त्वरण, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। एक रेल इंजन है जिसका द्रव्यमान है
8000 kg, ठीक है। और वो 5 डब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है और हर डब्बे का जो द्रव्यमान है वो है 2000 kg। इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का बल लगा रहा है और पटरी गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा रहा है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में है, मतलब इंजन इस तरफ 40,000 न्यूटन का बल लगा रहा है और पटरी जो है 5,000 न्यूटन का घर्षण बल इस तरफ लगा रहा है। तो पहले निकालना है नेट त्वरण बल। नेट त्वरण बल या नेट बल, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पे जितने बल लग रहे हैं उसको पहले आप निकाल लीजिए और उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, उन सबको आप जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 बल लग रहे हैं, एक लगा रहा है इंजन, मैं बता रहा हूँ आपको, एक इंजन लगा रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ FE, इंजन द्वारा लगाया बल, ये है 40,000 न्यूटन, ठीक है, इस तरफ लग रहा है। और ये जो रेल की पटरी है ये गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा रहा है 5,000 न्यूटन का, ठीक है। तो नेट बल यहाँ पे कितने बल लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। तो नेट बल का मतलब क्या, इस बल को और इस बल को हम जोड़ देंगे। तो लिखिए नेट बल, नेट त्वरण बल या नेट बल जो कहिए आप, इसको मैंने माना है FE, इंजन के द्वारा लगाया गया बल, प्लस घर्षण बल जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का बल, तो लिख लीजिए 40,000 प्लस, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, एक इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये निगेटिव होगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा -5,000 न्यूटन। तो 40,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 35,000 न्यूटन। आई होप समझ में आ गया होगा। बी पार्ट कह रहा है रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जैसा कि हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटे द्रव्यमान, फोर्स बटे m, ठीक है। हमें निकालना है किसका त्वरण? रेल का त्वरण, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं रेल का द्रव्यमान कितना है। रेल का द्रव्यमान कितने डब्बे हैं? 5 डब्बे हैं और हर डब्बे का जो मास द्रव्यमान है वो कितना है? 2000 kg। लिख लीजिए 5 गुना 2000 मतलब 10,000, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ AR, रेल का त्वरण है तो इसको मैंने AR कर दिया। 10,000 kg ये द्रव्यमान हो गया, मतलब हमारे पास मास आ गया। हमारे पास बल पहले से है, F जो है नेट बल जो है ये पहले से हमारे पास है इतना। तो हमें A निकालना है, बल हमारे पास है और मास हमारे पास है। तो रेल का त्वरण क्या होगा जिसको हम AR कह रहे हैं? F बटे M, F कितना है? 35,000 बटे 10,000, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे मालूम है कि बहुत लोग पूछेंगे आपने इंजन का मास क्यों हटा दिया। देखिए इंजन जो है वो रेल का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इंजन का मास क्यों हम नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी वाले पार्ट पे। लगाया बल, ये डिब्बा 1 है, डिब्बा 1 जो है वो डिब्बे 2 पर कितना बल लगा रहा है वो हमें निकालना है। अब देखिए पहला डब्बा दूसरे डब्बे को खींच रहा है, दूसरा तीसरे को खींच रहा है, तीसरा चौथे को खींच रहा है और चौथा पाँचवें को खींच रहा है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि पहला जो है इन सब पे बल लगा रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया बल। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं F12, डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पे बल लगाया गया। तो ये क्या होगा? मास गुना त्वरण, ठीक है। अब ये मास कितना होगा? डिब्बा 1 जो है इन सब पे बल लगा रहा है तो पहले इन सब का मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो मास हो जाएगा 4 × 2000, क्योंकि एक डब्बे का 2000 है तो 4 डब्बे पीछे हैं तो 4 × 2 8000 kg। त्वरण अभी हमने जस्ट पीछे निकाला, त्वरण है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए दोनों को, 8000 गुना 3.5, इसको हटा करके यहाँ पे 10 डाल दीजिए।
ये हो गया 35 गुना 800, ये आएगा 28,000 न्यूटन। आई होप आप लोगों को तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा। किसी को अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, इसी सेम क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए तो आपको पता चलेगा कि बी वाले पार्ट में मैंने इंजन का मास क्यों नहीं इंक्लूड किया, इंजन का मास हमने क्यों नहीं लगाया। क्वेश्चन 9, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, मतलब m हमें दिया हुआ है 1500 kg, और जो गाड़ी का त्वरण है वो ऋणात्मक है, मतलब a जो है वो है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गाड़ी को लाना है विरामावस्था में, मतलब कि v 0 है। तो कह रहा है कि गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। एक तरह से मतलब मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो हमारे पास m भी है, a भी है, तो निकाल लीजिए। मास गुना एक्सेलरेशन, ये 1500 kg है, ये -1.7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2550 न्यूटन। ये नेगेटिव फोर्स इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल, वो घर्षण बल है यहाँ पे, जो कि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो है -2550 न्यूटन। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है तो संवेग क्या होगा। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, मतलब कि b, इसका आंसर होगा डी, mv। संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं और p होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग, तो आंसर हुआ यहाँ पे mv। 10, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, मान लीजिए कोई लकड़ी का बक्सा है, इस पर आप 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, तो घर्षण बल हम जानते हैं कि गति के विपरीत दिशा में होती है, तो मतलब घर्षण बल जो है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स। अब वो कितना होगा वो बताना है हमें। यहाँ पे दिया गया कि नियत वेग, कोई वस्तु नियत वेग से तभी ट्रैवल करेगी या तभी चलेगी जब उस पर नेट बल 0 होगा। नेट बल 0 का मतलब उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उन दोनों को, उन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। इस पर सिर्फ एक ही बल लग रहा है 200 न्यूटन का, तो इसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए जो कि 0 हो जाएगा 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये तो 400 n हो जाएगा, नहीं, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा विपरीत है। जब विपरीत दिशा है तो ये हो जाएगा -200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन -200 न्यूटन 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम नियत वेग के लिए नेट बल 0 होना चाहिए, इसीलिए देयरफॉर घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो क्या होगा 200 न्यूटन, और ये इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के अगेंस्ट लगेगा, मतलब इस तरफ लगेगा ये। क्वेश्चन 11, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल संवेग समीकरण के सिद्धांत पे बेस्ड है और उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे हम। दो वस्तुएं हैं, मैंने मान लिया ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, दोनों का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो है 1.5 kg। तो मैंने इसको मान लिया कि इसका मास m1 है 1.5 kg, इसका मास m2 है 1.5 kg। दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब ये इस दिशा में जा रही है तो ये इस दिशा में जा रही है, लेकिन टकराने से पहले दोनों का वेग बराबर है, जो कि है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं मान लेता हूँ जो पहली वस्तु है उसका वेग है 2.5 मीटर पर सेकेंड, जो दूसरी वस्तु उसका वेग भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। कह रहे कि ये टकराएगा, जब ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आके ये टकरा जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे टकरा गया, तो जब टकराता है तो दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जिस वेग से जाएगा वो वेग निकालना है। अब ये वेग की दिशा किस तरफ होगी, वो जब वेग का मान आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो संवेग सिद्धांत क्या था कि टक्कर से पहले का कुल संवेग
टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तो पहले हम निकालते हैं टकराने से पहले का कुल संवेग, ठीक है। तो कुल संवेग क्या होगा, वस्तु 1 का संवेग और वस्तु 2 का संवेग। वस्तु 1 का संवेग m1 इंटू v1 लिख लीजिए, m1 v1, और वस्तु 2 का संवेग m2 v2। m1 है 1.5, v1 है 2.5 प्लस m2 है 1.5, v2 माइनस 2.5। अब आप बोलेंगे आपने माइनस क्यों लगाया है, तो दोनों ये दिया हुआ है। तो देखिए, अगर एक को आप पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा को नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1.5 इंटू 2.5 प्लस माइनस माइनस 1.5 2.5, दोनों ही सेम चीज़ है, माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो टकराने से पहले का कुल संवेग क्या है, 0। अब निकालते हैं टकराने के बाद का कुल संवेग। कह रहा है टकराने के बाद वो दोनों जुड़ जाती है, तो जुड़ जाएगी तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, वस्तु 1 का द्रव्यमान प्लस वस्तु 2 का द्रव्यमान। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे m1 प्लस m2 हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ कि जब वो जुड़ जाती है तो उसका वेग जो है वो v है, ठीक है। m1 है 1.5 kg, m2 है 1.5 kg, तो 1.5 प्लस 1.5 3 kg, 3v हो गया। अब आते हैं संवेग संरक्षण के नियमानुसार। ये नियम क्या था कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। तो पहले का कुल संवेग है 0 और बाद का संवेग है 3v, तो v बराबर 0/3 मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद वो दोनों ही वस्तु विराम में आ जाएगी, v बराबर 0 होगा। तो उनका सम्मिलित वेग जो होगा, यानी लिख लीजिए सम्मिलित वेग बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 13, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से संघट करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले और संघट के बाद के कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी अवस्था में वेग की गणना करें। पहले सवाल को समझते हैं। 200 ग्राम का एक हॉकी बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और ये हॉकी स्टिक है जिससे वो टकरा जाती है, और इस हॉकी स्टिक का जो द्रव्यमान है वो है 5 केजी। टकराने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं और फिर उसी रेखा पे, मतलब कि ऐसा कुछ होगा कि वो जुड़ जाएंगे। अगर ये हॉकी बॉल है और ये हॉकी है, ठीक है, फिर उसी रेखा में वो गति करते हैं। अब ये वेग की दिशा किधर होगी, वो जब ये आएगा v, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या है, टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या है, और जुड़ी हुई अवस्था में, सम्मिलित अवस्था में इनका वेग क्या है, ये निकालना है, ठीक है। ये हॉकी गेंद है, मैं मान लेता हूँ कि ये वस्तु 1 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ m1। इसकी मास है 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 2/10 kg मतलब हुआ ये 0.2 kg। तो हॉकी गेंद की जो मास से द्रव्यमान है वो है 0.2 kg, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो v1 हो गया। ये जो हॉकी स्टिक है उसका द्रव्यमान है 5 kg, और हॉकी स्टिक विराम में है, तो v2 0 हो गया। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग, तो हॉकी बॉल का संवेग प्लस हॉकी का संवेग। तो हॉकी बॉल का संवेग मतलब क्या, m1 इंटू v1, देखिए m1 v1, और हॉकी का संवेग मतलब m2 v2। तो m1 है 0.2, v1 है 10, m2 है 5 और v2 है 0। ये तो 0 हो गया, 0.2 इंटू 10, ये हो गया 2, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट निकल गया। टक्कर से पहले का कुल संवेग इतना आ गया। अब निकालते हैं टक्कर के बाद का कुल संवेग। कह रहा जब टक्कर हो जाती है तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो दोनों का मास भी जुड़ जाएगा, द्रव्यमान जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, जो उनका सम्मिलित मास होगा, सम्मिलित मास ये होगा क्योंकि दोनों जुड़ जा रहे हैं, और मैं मान लेता हूँ कि वो v वेग से फिर आगे गति कर रहे हैं। m1 है 0.2 और m2 है 5, तो 5 प्लस 0.2 मतलब 5.2 इंटू v, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार
टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के कुल संवेग के। पहले का संवेग है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और टक्कर के बाद का कुल संवेग है 5.2 v। तो v निकल जाएगा यहाँ से, v बराबर 2/5.2, ये हटाइए, यहाँ पे 10 डाल दीजिए, ठीक है। 2 से ये 26 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल और ये 13 टाइम में कैंसिल। तो जब दोनों जब जुड़ जाएंगे तो उसका वेग जो होगा वो वेग होगा 5/13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पार्ट अभी रह गया है, हमने ये निकाला नहीं है अभी, क्योंकि हमें यहाँ पे तो v हमारे पास नोन नहीं था, अब हमें v पता चला, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दीजिए। टक्कर के बाद का कुल संवेग मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 5.2 गुना 5/13, ठीक है। 13 से ये 0.4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 दैट इज़ 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 14, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। मैं मान लेता हूँ ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है और ये गोली है, ठीक है। इस गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम दिया हुआ है और 150 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में जा रही है और इस लकड़ी के टुकड़े को वेदती है और 0.03 सेकेंड में वो विराम में आ जाती है। आपको बताना है कि गोली लकड़ी के कितने अंदर तक गया है, मतलब कितनी दूर तक वेदा है, और ये लकड़ी इस गोली पे कितना बल लगाएगा वो निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, प्रारंभिक वेग गिवन है इसका गोली का, तो लिखिए u = 150 मीटर पर सेकेंड। समय दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। v 0 हो गया क्योंकि इतने सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाता है लकड़ी के अंदर घुसने के बाद। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास v है, u है, t है, तो v = u + at होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का पहला समीकरण है। तो 0 u है 150 प्लस a × 0.03, इसको इधर भेज दीजिए, -150 हो जाएगा ये, a × 0.03, a = -150, ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो 0.03। मैं ये डेसिमल यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब ये 3 से 50 टाइम में कैंसिल हो गया, 50 × 100 5000, तो एक्सेलरेशन हो गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है कितनी दूरी तक वेदा है इसने, s निकालना है। तो गोली का u पता है हमें, गोली का v पता है हमें, गोली का a भी पता है हमें, s निकल जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे v² = u² + 2as। आप चाहें तो s = ut + ½ at² से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैंने ये लगा लिया। v 0 है, u 150 है, 2 a -5000 और ये s है, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा -150 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10,000 गुना करने के बाद s, ये भी माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, 0 है तो 0 हो गया, बराबर 10,000 s। s = 10,000, ठीक है। 2 0 कैंसिल। अब ये जो 2 0 है इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले, 2 अंक पहले हम लगा देंगे दशमलव। s = 2.25 मीटर। तो बुलेट जो है लकड़ी के अंदर, लकड़ी के गुटके के अंदर इतना दूरी तक वेदेगा उसको। अब हमें निकालना है लकड़ी द्वारा इस पर लगाया गया बल। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें अब पता है कितना मास है, 10 ग्राम, तो उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम में आ गया। एक्सेलरेशन क्या है,
-5000, ठीक है। तो ये कैंसिल बचा गया -50 न्यूटन। देखिए हमें पूछा गया है लकड़ी के गुटके द्वारा लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। हमें बल का परिमाण चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये जो निगेटिव साइन आया है डायरेक्शन की वजह से आया है। क्यों? बुलेट इस दिशा में जा रहा है और ये जो लकड़ी का गुटका है बल इधर लगाएगा, इस दिशा में, विपरीत दिशा में, इसलिए निगेटिव आया है। लेकिन हमें सिर्फ बल का परिमाण चाहिए, तो बल का परिमाण 50 न्यूटन होगा। बल का परिमाण 50 न्यूटन। क्वेश्चन 15, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रख के 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। एक वस्तु है, ये पहला वस्तु मैंने माना, जिसका द्रव्यमान 1 kg है और इसकी जो वेग है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 kg है और ये विराम में है, ठीक है। दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब ये 1 kg वाला है और ये 5 kg वाला है, और फिर वो किसी वेग, मैं मान लेता हूँ v वेग से गति करते हैं। हमें बताना है टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना है, टक्कर के बाद का कुल संवेग कितना है, और ये वेग जो है जुड़ने के बाद का वेग क्या है वो बताना है, ठीक है। ये पहला वस्तु है, इसका द्रव्यमान 1 kg है और वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ये दूसरा kg है जिसका मास 5 kg है और वेग 0 है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम टक्कर से पहले का कुल संवेग। टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या होगा? वस्तु 1 का कुल संवेग प्लस वस्तु 2 का कुल संवेग। वस्तु 1 का कुल संवेग का मतलब क्या है? m1 × v1, और वस्तु 2 का कुल संवेग मतलब m2 × v2। m1 है 1 kg और v1 है 10, m2 है 5 kg और v2 है 0। ये तो पूरा 0 हो गया। 1 × 10, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये था टक्कर से पहले का कुल संवेग। अब निकालना टक्कर से बाद का कुल संवेग। जब टक्कर होती है तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो फिर दोनों का द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब कि m1 + m2, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वो v वेग से उधर जा रहे हैं आप, ठीक है। तो m1 है 1 kg और m2 है 5 kg, तो 1 + 5 6, मतलब 6b हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 + 5 × v विच इज़ 6b, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखाएंगे संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, उसके नियमानुसार हम जानते हैं टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों इक्वल होता है, वही करेंगे यहाँ पे। तो 10 kg, 10 है ये पहले का कुल संवेग, और बाद का है 6v, तो v = 10/6। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आए 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निकल गया। अभी हमारा ये लेकर निकालना बाकी रहे, अभी हमने ये नहीं निकाला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 6 को 1.67 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। क्वेश्चन 16, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है, ठीक है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है, और समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ठीक है, द्रव्यमान हमें दिया हुआ है मास 100 kg। प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड, लिख लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले हम निकालते हैं प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग m × u, m है 100 और u है 5, तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v है 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से निकल जाएगा अंतिम संवेग। अंतिम संवेग निकालिए।
m इंटू वी, एम वी, एम है 100 और v है 8, दैट इज़ 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने कहा वस्तु पर कितना आरोपित बल है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसमें आपने पढ़ा होगा, वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन की दर होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वस्तु पर लगा बल का मतलब है संवेग परिवर्तन की दर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन की दर। दर का मतलब क्या होता है, समय से इसको भाग देना है। तो संवेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन क्या हो रहा है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो देखिए अंतिम संवेग क्या है 800, प्रारंभिक क्या है 500, और समय कितना लगा है, मैं समय लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समय लगा है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड तो 300 बटे 6, 50 न्यूटन। तो जो बल लग रहा है वस्तु पर आरोपित बल जो है, लगा बल जो है वो है 50 न्यूटन का। एक चीज़ और, अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ नहीं करता तो भी मैं निकाल लेता। उसका तरीका ये था कि हमारे पास u है, v है और t है, तो a निकल जाएगा। जब a निकल जाता तो हमें तो इसका द्रव्यमान पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उससे भी निकल जाता। लेकिन आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसी फार्मूले से बताया कि वस्तु पर लगा बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर होता है। ये है न्यूटन का दूसरा नियम। दर का मतलब जो भी आपके पास राशि है उसको समय से भाग देना होता है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 18, एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें। ठीक है, एक 10 किलोग्राम का घंटी है, मैं मान रहा हूँ एक घंटी है, ठीक है, जो कि 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी है। आपको बताना है कि ये जो घंटी है ये कितना संवेग स्थानांतरित करेगी फर्श को, और इस जो नीचे की ओर जो त्वरण है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है। ठीक है, तो इनिशियल प्रारंभिक वेग का क्या होगा 0, क्योंकि जब किसी वस्तु को अगर किसी हाइट से छोड़ देते हैं आप तो उसका प्रारंभिक हमेशा 0 होता है। तो पहले हम निकालते हैं इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा। द्रव्यमान है 10 kg, प्रारंभिक वेग है 0, तो लिखिए प्रारंभिक संवेग दस गुना 0, 0 हो गया। अब निकालते हैं इसका अंतिम वेग क्या होगा। u 0 है, हाइट जो है मतलब ये दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से भाग दे देंगे, तो कितना मीटर हो गया। u पता है, s पता है और हमें a पता है, तो क्या निकालना है v, तो निकल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण। v क्या है, v तो हमें निकालना ही है, u 0 है तो ये ख़त्म ही हो गया। 2 a 10 दिया हुआ है, s 80/100, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कि 16 हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो v इक्वल टू √16। तो जो अंतिम वेग है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। हम अंतिम संवेग भी निकाल लेते हैं। अंतिम संवेग mv, m है 10 kg और v है 40, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है कि घंटी फर्श पे कितना वेग संवेग को स्थानांतरित कर रहा है, तो वो क्या होगा अंतिम संवेग
माइनस प्रारंभिक संवेग, स्थानांतरित वही वो करेगा जो उसका अंतर आएगा, प्रारंभिक संवेग घंटी द्वारा स्थानांतरित संवेग का मान लिएगा। अंतिम संवेग है 40, प्रारंभिक संवेग है 0, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, घंटी द्वारा स्थानांतरित संवेग द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग। तो इस तरह से जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जितने ब्लू क्वेश्चन हैं, सॉल्व एग्जाम्पल हैं, और जो इस एक्सरसाइज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए वो मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।